हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी है किसकी? उन ऑर्गेनाइजेशन की जिसका प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होता। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ये जैसे ट्रेडिंग जो हमारी नॉर्मल होती है, जो एक सोल प्रोप्राइटर बनाता है स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारा सोल प्रोप्राइटर होता है या पार्टनरशिप फर्म्स होती है, उसमें वो बनाते हैं फ्रेंड्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। पर जो हमारी फ्रेंड्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ये चीजें नहीं बनाती। उनकी थोड़ी सी क्या होती है, अलग अकाउंटिंग होती है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पहले तो थ्योरी का पोर्शन फिनिश करेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं, कौन कौन से अकाउंट इनको बनाने पड़ते हैं। तो जो हमारा फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर्स था आपका, जो हमारा टॉपिक ये डीके गोयल सर की बुक में नहीं थे, वो ये 6 टॉपिक्स है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज तो हमारा फिनिश हो गया। अब हम करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये जो दोनों अकाउंट है फ्रेंड्स, आपके कहां पर कवर होंगे? ये आपके होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कौन सा शुरू करते हैं। फिर आपके 4 टॉपिक रिमेनिंग रह गए आपके। एक तो अकाउंट्स करंट और एवरेज ड्यू, कंसाइनमेंट अकाउंट, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम ये करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, इन अकाउंट्स को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। इनके नेम से ही आपको क्लियर है फ्रेंड्स कि जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन होंगी, उनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं। लाइक हमारे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल के कंपैरिजन फ्रेंड्स, इनके अगर आप रेट्स देखोगे काफी कम होते हैं। गवर्नमेंट के इक्वल कह सकते हो आप, क्योंकि इनका मेन मोटिव ही नहीं है प्रॉफिट अर्न करना। ये सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के लिए होते हैं। तो चलो हम लोग पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं और क्लियर से। तो यहां पर ओवरव्यू में फ्रेंड्स एक बार देख लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती कौन कौन सी हैं। एक तो आती है आपकी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरी आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों चीजें आएंगी आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो आपकी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होंगी, वो कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करेंगी? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अब जो तो हमारी होती है रिसीट्स, चलो ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, या तो फिर आपको यहां पर एक बार बता ही देता हूं। जो ये हमारी बनती है, ये हमारी बनती कैश बेसिस पे। और जो हमारा फ्रेंड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, वो बनता है एक्रूअल बेसिस पे। सेम जैसे हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, पर इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद क्या बनती है? बैलेंस शीट। वो सेम ही होती है। तो पढ़ते हैं आगे। मीनिंग सबसे पहले तो देखते हैं। मीनिंग से पहले ना इसकी हम मेन रिसीट्स कहाँ से आती है वो देख लेते हैं। डोनेशन होगी, जो हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी रिसीट्स के क्या क्या सोर्स है। डोनेशन आपकी एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस, कोई पार्टनर आ गया उसने एडमिशन फीस दे दी। सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस आर द सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच हैव डिफरेंट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सीट्स। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं मीनिंग। A non-profit organization is a legal accounting entity that is operated for the benefit of the society as a whole,
rather than for the benefit of a sole proprietor or a group of partner or shareholder। जो ये हमारी फ्रेंड्स सोसाइटीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये सोसाइटी के लिए बेनिफिट के लिए बनाई जाती है, ना कि इंडिविजुअल बेनिफिट। इंडिविजुअल बेनिफिट कौन से? जैसे हमारा सोल प्रोप्राइटर का या फिर किसी ग्रुप्स ऑफ पार्टनर का, पार्टनरशिप फर्म्स का। द मेन मोटिव बिहाइंड द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू रेंडर सर्विस टू द सोसाइटी और द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। या तो सोसाइटी को बेनिफिट देना है, सर्विसेज रेंडर करनी, या फिर इसके मेंबर्स को, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होंगे। देयर इज डिफरेंस इन द फाइनल काउंट प्रिपेयर बिटवीन द प्रॉफिट मेकिंग एंड अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग में कौन से बनते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। जबकि यहां पर क्या बनता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। The source of receipts and payment also vary with the nature of the activity that is being carried out on the by the organization। जो हमारे फ्रेंड्स रिसीट के सोर्स होंगे और पेमेंट जहां जहां पर हमारी होगी, वो किस पे डिपेंड करता है? वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नेचर क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की एक्टिविटी ऑपरेट कर रही है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सच एज पब्लिक हॉस्पिटल, public educational institute, clubs, temple, churches, etc. As a part of their final account, prepare receipts and payment account and income and expenditure account to show periodic performance, either surplus or deficit, and balance sheet should show financial position at the end of the period। तो इससे तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने सरप्लस है और कितनी डेफिसिट है। ये किससे पता चलेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से और रिसीट्स एंड पेमेंट से। जबकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता था? आप लोगों को पता चलता था ग्रोस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता चलता था? आपको नेट प्रॉफिट। जबकि यहां पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ सरप्लस और डेफिसिट। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास सरप्लस फंड्स है या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेफिसिट में है, ये चीजें हमें पता चलेगी। नेक्स्ट आगे, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द टेक्निक्स प्रिपेयरिंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। The income and expenditure account, non-profit organization, is just similar to the profit and loss account prepared for the profit-making organization, but there has been different terminology employed for the word profit as surplus, excess of income over expenditure, or loss as deficit, excess of expenditure over income। यहां पर क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स? जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, सेम कैसे है प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। इसकी सेम कहने का मतलब क्या है? इसकी वर्किंग सेम है। वर्किंग सेम है वो कैसे? जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारे उस पर्टिकुलर ईयर के खर्चे होते थे, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो हमें एडवांस रिसीव हो गए तो माइनस कर देते थे, आउटस्टैंडिंग थे तो हम ऐड कर देते थे। इसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर्स को और पर्टिकुलर इनकम को इंक्लूड करते हैं, ना कि जो हमें इनकम एडवांस में रिसीव होगी या फिर जो हमें खर्चे हमने अभी पे नहीं किए पर हम फिर भी उनको ऐड करेंगे। सेम आपका प्रॉफिट एंड लॉस की तरह बनेगा। बस फर्क क्या है? अगर तो आपका नेट प्रॉफिट था वहां पर, यहां पर क्या बोल देंगे हम इसको? सरप्लस। वहां पर आपका नेट लॉस, यहां पर आपका डेफिसिट। वही सेम है, इनकम एक्सीड्स एक्सपेंडिचर, वो हो जाएगा सरप्लस। इनकम लेस एक्सपेंडिचर, डेफिसिट। आगे, इन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन टोटल कैश रिसीट्स एंड टोटल कैश पेमेंट आर हाईलाइटेड थ्रू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आगे आगे हमारा है नेचर ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं। A receipts and payment account is a summary of cash book without date column. It is an elementary form of accounts commonly adopted by
for profit making concern such as hospital, clubs, society, temples, churches, etc. for presenting the receipts and payment periodically together with the cash balance at the end and close of the period. The receipts are entered on the left hand side and a payment on the right hand side, same way as they appear in the cash book. The main point to be noted here is that receipts and payment account is not based on accrual system of bookkeeping, as it record all the receipts and payment whether capital or revenue pertaining to the current, previous और future period. आप लोगों ने कैश बुक की हुई है. कैश बुक में क्या होता था फ्रेंड्स, हम सारे के सारे जितने कैश बुक के खर्चे होते थे वो इंक्लूड करते थे. सेम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी आपके कैश के खर्चे होंगे, चाहे वो आपके कैपिटल है, चाहे वो आपके रेवेन्यू है, ये हम सारे के सारे कहां पर बुक करेंगे? अपने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में. एक चीज और यहां पे, चाहे आपको कैश रिसीव हुआ है फ्यूचर का, एडवांस रिसीव हो गया, चाहे आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं एडवांस में, और सपोज कर लो आप लोगों ने कैश पे नहीं किया करंट ईयर का, तो ये दोनों चीजें तो हम रिसीट्स एंड पेमेंट में इंक्लूड करेंगे, पर जो हमने पे नहीं किया उसको नहीं इंक्लूड करेंगे. तो जो हमारी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होती है ये एक्रूवल बेसिस पे नहीं बनती. ये किसके बेसिस पे बनती है? ये एक्चुअल बेसिस पे बनती है, जो एक्चुअल उस पर्टिकुलर ईयर में हो रहा है. अगर मान लो आपने आज कैश पे नहीं किया तो आप वो बुक नहीं करोगे. जैसे आप 2024 के अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, कोई भी 2024 का खर्चा था आप लोगों ने बुक नहीं किया, ये खर्चा जाके आपने पे किया 2025 में, तो आप 2025 की रिसीट्स एंड पेमेंट में इसको बुक करोगे. जबकि एक्रूवल बेसिस में क्या होता था, जिस ईयर का खर्चा होता था वो उसी अकाउंटिंग ईयर में बुक होता था एड आउटस्टैंडिंग करके. बट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता. और मोर ओवर क्या है, चाहे वो हमारा रेवेन्यू खर्चा है या फिर कैपिटल खर्चा है, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट्स है या कैपिटल रिसीट्स है, हम सारी की सारी कहां पर बुक करते हैं? अपनी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ आप समझ लो कि क्या हमने कैश पे किया, क्या हमें कैश रिसीव हुआ, बस आपकी कैश की एंट्री होनी है, इररिस्पेक्टिव कि आपको वो करंट ईयर का मिला है, प्रीवियस ईयर का मिला है या फिर फ्यूचर ईयर का मिला है. अब आगे फीचर्स, मेन फीचर्स क्या है? इट इज ए समरी ऑफ द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन लाइक कैश बुक. All receipts, capital and revenue are debited. Similarly, all expenditure, capital or revenue are credited. It start with opening cash book. जो इसका ओपनिंग होगा कैश बुक का होगा, बैलेंस से एंड बैंक बैलेंस, एंड आल्सो एंड विद देयर क्लोजिंग बैलेंस. बिल्कुल, अगर कैश बुक है तो हमारे पास मंथ के स्टार्टिंग में कितना है या फिर साल के स्टार्टिंग में कितना और साल के लास्ट में कितना है, यही चीज हमें कैश बुक के पता चलेगी ना, और कुछ तो पता भी नहीं चल सकती. This account is usually not a part of the double entry system, as it includes all cash and bank receipts and payment whether they are related to present, past or future period. Surplus or deficit for an accounting period cannot be ascertained from this account, since it shows only the cash and bank position and exclude all the non cash item. यहाँ पर कोई भी आपकी नॉन कैश आइटम नहीं आएगी रिसीट एंड पेमेंट. सिर्फ और सिर्फ कौन सी आएगी? आपकी कैश और बैंक की आइटम्स. जिन आइटम्स में आपका कैश और या फिर आप लोगों ने बैंक के थ्रू एंट्री की है, सिर्फ और सिर्फ वही एंट्री आएंगी. जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एरिया जो वास्ट है उसमें हम सारी की सारी एंट्री इन्वॉल्व करते हैं, चाहे आपकी कैश की आइटम्स है चाहे आपकी नॉन कैश की आइटम्स है. नेक्स्ट आगे आपकी इलस्ट्रेशंस, ये हम बाद में करेंगे. लिमिटेशंस. अब लिमिटेशंस आपको पता चल गई, ऊपर हमने मीनिंग क्लियर किया. मीनिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि जो इसका स्कोप कहां तक है, इसका एरिया कितना कू है. जितना इसका एरिया, बाकी का क्या होगा? इसकी लिमिटेशंस होगी. जैसे
सिर्फ और सिर्फ सीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैश की आइटम्स आएंगी। दूसरा, इससे हमें सरप्लस नहीं पता चल सकता, ना ही डेफिसिट पता चल सकता है। तीसरा, इसमें कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स हम दोनों इंक्लूड करते हैं। चौथा, ये एक्रूअल बेसिस पे नहीं बनता, इसमें डबल एंट्री सिस्टम का अकाउंटिंग रूल नहीं फॉलो होता। अब यहां पर पढ़ लेते हैं क्या क्या इसके लिमिटेशंस है। फ्रॉम द स्टडी ऑफ द अबव अकाउंट्स it is apparent that increase in the cash and bank balance at the end of the year as compared to those in the beginning does not truly represent the surplus of the year since it does not take into account the other important transaction। अब आपके पास साल के स्टार्टिंग में एक बैलेंस था, ठीक है, मान लो 10,000 है। साल के लास्ट में आपका बैलेंस हो गया 25,000, आपका इंक्रीज आया 15,000 का। अब आपको फ्रेंड्स ये पता ही नहीं कि ये इंक्रीज क्यों आया, किस रीजन की वजह से आया। क्या आपकी ये डोनेशन रिसीव हुई है, क्या आपको इनकम हुई है, एडवांस में कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको। आगे, another important drawback is that receipt and payment account include item relating to all the periods। जो हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो सारे पीरियड्स की आइटम को इंक्लूड करता है, एंड ऑल टाइप वेदर कैपिटल और रेवेन्यू इन ऑर्डर टू असर्टन वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड सरप्लस और डेफिसिट देयर इज ए नीड टू कंस्ट्रक्ट एन अकाउंट विच कंसिडर ऑल द रेलिवेंट रेवेन्यू ट्रांजैक्शन फॉर द करंट पीरियड। जबकि सरप्लस और डेफिसिट में फ्रेंड्स हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हम लोगों को एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन चाहिए होती है उस करंट पीरियड की। But since the receipts and payment account does not consider the above, its preparation is not favor except where the activity of the organization, the result of which are to be exhibited, are simple and modest, involve no carryover from one period to next, and it has no assets apart from cash balance and no liability। अब फिर ये कहां पर फ्रेंड्स आपका किन ऑर्गेनाइजेशन में आपका यूजफुल है, जिन ऑर्गेनाइजेशन को आप लोगों के पिछले साल के बैलेंसेस चाहिए ही नहीं होते, उनको सिर्फ किससे लेना है, कैश बेसिस पे। उनके पास कोई भी एसेट्स नहीं है, ना ही उनकी लाइबिलिटी है कोई भी। अगर ना ही कोई एसेट्स है ना ही कोई लाइबिलिटी है, कैश बेसिस पे उनका सिस्टम रन हो रहा है, तो उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस। फ्रेंड्स एक चीज और, इसके बाद इसका डिफरेंस भी आएगा दोनों का। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जो हम दोनों के मीनिंग कर रहे हैं वही इनके डिफरेंस होंगे, क्योंकि इनको अब जब आप इनके मीनिंग देखोगे आपको पता चलेगा कि इनकी वर्किंग ही अलग है, इनमें ट्रांजैक्शन ही अलग अलग आती है, सेम ट्रांजैक्शन ही नहीं होती इनमें। सेम इन द सेंस, अगर ये एक्रूअल बेसिस पे है, वो किस पे है, वो कैश बेसिस पे है, ये इसका डिफरेंस हो गया। इसमें सारे के सारे पीरियड्स की ट्रांजैक्शन आ जाती है, जिसमें जबकि इसमें क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट पीरियड की आती है। तो आप लोगों को मीनिंग के साथ साथ इसका डिफरेंस भी देखते जाना, क्योंकि इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। आगे करेंगे हम। इट इज एन अकाउंट विच इज वाइडली अडॉप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न एंड इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग एक्रूअल प्रिंसिपल। ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर, स्पेशल रेवेन्यू नेचर की आइटम सिर्फ और सिर्फ आती है, जो कैपिटल नेचर की आइटम कहां पर होंगी, फिर बैलेंस शीट में। एक चीज और, अगर मान लो इसमें तो हम रेवेन्यू नेचर की आइटम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर रहे हैं और कैपिटल नेचर की आइटम को बैलेंस शीट में, जबकि जब हमने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट किया था मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल और रेवेन्यू की आइटम आपकी कहां पर आएंगी, आपकी दोनों की दोनों आइटम आएंगी रिसीट्स एंड पेमेंट में। तो फिर इस वाले केस में तो बैलेंस शीट बनेगी ही नहीं, नो बैलेंस शीट। ये भी आपका एक डिफरेंस है। नेक्स्ट,
pertaining to the current period of the accounts are included. The preparation of the account therefore require adjustment. अब अगर मान लो आप ये लोग एक्रूवल बेसिस पे बना रहे हो आप इन अकाउंट्स को, तो इनकी एडजस्टमेंट भी होगी। एडजस्टमेंट कैसे? जैसे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं। आपका चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, उसके बाद हम विद एडजस्टमेंट करेंगे। जो विद एडजस्टमेंट है सेम यहां पर भी एडजस्टमेंट होगी। In the relevant account in respect of both outstanding and advance item of income and expenditure. The only difference is in the terms used to represent the profit or loss. Profit is termed as surplus, excess of income over expenditure, and loss is termed as deficit. इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट को हम कहते हैं सरप्लस, जबकि लॉस को हम क्या कहते हैं? डेफिसिट। नेक्स्ट इसके फीचर्स आगे। इसके फीचर्स क्या क्या है? इट इज ए रेवेन्यू अकाउंट prepared at the end of the accounting period for finding out the surplus or deficit for that period. It is prepared by matching expense against the revenue of that period of concern. Both cash and non-cash items such as depreciation are taken into consideration. All capital expenditure and income are excluded. Only current year income and expenditure are considered. This surplus deficit is taken to the balance sheet and is deducted respectively with the capital fund opening balance. तो ये हम कहां से करते हैं? जो भी हमारा सरप्लस या फिर डेफिसिट होता है उसकी आगे ट्रांजैक्शन हम बैलेंस शीट में कर देते हैं, उसको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। कहां पर? कैपिटल फंड में। और इस कैपिटल फंड्स को जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती थी हम क्या बोलते थे? सिर्फ सिंपल कैपिटल। यहां पर क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड। साथ साथ आपको मैं डिफरेंस भी बताता जा रहा हूं। अब आ गया मेन सोर्स ऑफ इनकम। जो हमारी इनकम का मेन सोर्स क्या है फ्रेंड्स आप लोगों का? तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो इनकम सोर्स है वो लार्जली किस पे डिपेंड करता है? इसकी नेचर पे। हमारी एक्टिविटी क्या है बिजनेस की, नेचर ऑफ द एक्टिविटी कैरीड ऑन बाय देम, कि वो किस तरह की नेचर की एक्टिविटी कर रहे हैं। द इनकम फॉर ए चैरिटेबल हॉस्पिटल, अब यहां पर उसने बता दिया आगे कैसे कैसे, इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इनकम रिसीव्ड बाय अ स्पोर्ट्स क्लब। ब्रॉडली फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग द इलस्ट्रेशन वी कैन क्लासिफाई द सोर्स ऑफ इनकम सच एज। अब चैरिटेबल हॉस्पिटल की अलग से इनकम होगी, कुछ और होगी, डिफरेंट होगी। किसके कंपैरिजन? स्पोर्ट्स क्लब के कंपैरिजन। पर एक जो कॉमन यहां पर हमने यूज की है वो कौन कौन सी है? जैसे इनकम सच एज सब्सक्रिप्शन, ऑनरी डोनेशन, मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, रेकरिंग ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये तो हो गया आपके फ्रेंड्स कॉमन। बाकी जो स्पेसिफिक होगी कोई इनकम, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है। क्या वो कोई हॉस्पिटल है या फिर चर्च है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। एन अमाउंट रेज फॉर ए स्पेशल एक्टिविटी दैट इज ऑन सेल ऑफ मैच टिकट इज डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट एक्टिविटी। अगर हमें कोई स्पेशल एक्टिविटी से सेल करके इनकम हो रही है, हम क्या करेंगे? उसको डिडक्ट कर देंगे उसके एक्सपेंडिचर से। एंड अ नेट इज शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और नेट ही हम शो करेंगे। Any receipts of capital nature shall not be shown as income but will be credited to the capital funds or special purpose fund, that is building fund. Or if the receipts is on account of sales of a fixed assets, it shall be credited to the assets account. This system of showing the donation towards specific purpose separately is termed as fund accounting. तो इसको हम फंड अकाउंटिंग एक अलग से, वैसे तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। अब आगे आपकी एग्जांपल उसने बता दी। हॉस्पिटल की मेडिसिन एंड कॉस्ट ऑफ टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन से आएगी। स्पोर्ट्स क्लब से आपकी आएगी स्पोर्ट्स मटेरियल, टूर्नामेंट एक्सपेंस हो सकते हैं आपके। ड्रामा क्लब के स्टेज प्ले, रेंट ऑफ हॉल, पेमेंट टू आर्टिस्ट हो सकती है। एजुकेशनल सोसाइटी की अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेमिनार्स। ये एग्जाम्पल्स दी थी उसने एक्सपेंडिचर्स की।
Any expenditure for acquisition of fixed assets will be capitalized through the amount of annual depreciation shall be debited to the revenue expenditure. ये हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में, कि जो आपकी कैपिटल रिसीट्स है वो हम उस एसेट से माइनस कर देंगे। अगर हमने कोई लोन पे कर दिया तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, अगर हमने कोई एसेट्स बेच दिया तो एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। उस पर हमें अगर प्रॉफिट हुआ एसेट्स बेच के, उसके प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर लेंगे। यहां पर कहां पर बुक करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। It may be noted that after various counts have been adjusted as it considered necessary by transferring all revenue counts to the income and expenditure account and all the capital item to the balance sheet. If a regular trial balance is available, the preparation of the income and expenditure account and a balance sheet is on the line of final accounts. अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होगा तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ गया आपका फ्रेंड्स डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी मैंने आपको ऊपर सारा करवा दिया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या है। सेम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये कैश बेसिस पे बनता है। ये सारे के सारे इसके डिफरेंस हो जाएंगे, यही हम डिफरेंस में इंक्लूड कर देंगे इसके। तो एक बार पढ़ लेते हैं हम। नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज पब्लिक हॉस्पिटल्स, public educational institutions, clubs, temple, churches, etc. conventionally prepare receipts and payment account and income and expenditure account to show periodic performance of a particular accounting period. The distinguishing feature of both the accounts can be summarized. Receipt and payment account is a elementary form of accounts consisting of a classified summary of cash receipts and cash payment over a certain period together with a cash balance at the beginning and close of the period. रिसीट्स एंड पेमेंट से तो हमें पता चलेगा कि साल के शुरू में हमारे पास कितना बैलेंस था कैश का और साल के लास्ट में कितना है। जबकि इसमें क्या पता चलेगा? इसमें हमें सरप्लस और डेफिसिट का पता चलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये इसने फ्रेंड्स समराइज्ड फॉर्म में दे दिया, आप भी चाहे ऐसे ही लिख देना। द रिसीट्स आर एंटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड, ये आपको परफॉर्मा भी दिखाई देता हूं इसका, ये लो, ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी, ये आपकी राइट हैंड साइड। ये होगी आपकी रिसीट्स, ये होगी आपकी पेमेंट साइड। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये रिवर्स होता है, ये आपकी एक्सपेंडिचर साइड होती है और ये आपकी इनकम साइड होती है, जस्ट सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट, all receipts and payment, whether revenue or capital nature, are including in this account. The receipts and payment pertaining to current, previous or future periods are also considered here. But income and expenditure में ऐसा नहीं होता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम आती है, कैपिटल नेचर की आइटम हम बैलेंस शीट में इंक्लूड करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी की सारी रिसीट्स और पेमेंट, चाहे वो करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर को, फ्यूचर पीरियड्स की, इन कंसिडर करते हैं। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम करंट ईयर के ट्रांजैक्शन को कंसिडर करते हैं। द बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स at the end of the period represent the difference between the amount of cash received and paid up. It is always in debit since it is made up of cash in hand and at the bank. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम है, जो ऊपर मीनिंग है वही डिफरेंस है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसेंबल एंड इज ड्रॉन in the same form of profit and loss account in case of profit making organization. Expenditure of revenue nature is shown on the debit side. Income and gains of the revenue nature are shown on the credit side. Income and expenditure contain all the item of income and expenditure relevant to the current period, accounting period only, whether received or paid, as well as debt which have fallen due for the recovery of payment. Capital receipts, repayment of income and expenditure, repayment of income and capital expenditure, prepaid expense are excluded. It does not start with opening balances. The balancing figure represent the amount by which the income exceeds the expenditure और vice versa. ठीक है, तो
फ्रेंड्स, फिर अब क्या करते हैं, आप लोग यहां तक की थ्योरी एक बार पढ़ लो। मेन तो आपको अंडरस्टैंड करवाना था कि हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसका सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है, कि कौन कौन सी हमारी जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो ये अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, उसकी नेचर क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की नेचर क्या है, दोनों का डिफरेंस, ये आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जितना आपको करवाया है उसकी रिवीजन कर लो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी आगे थ्योरी करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लो। तो आज का लेक्चर फिर यहीं तक, कि एक बार आप लोग अच्छे से थ्योरी कर लो बस, क्योंकि इसका डिफरेंस फ्रेंड्स आता है एग्जाम में। डिफरेंस इसका इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन भी वैसे तो आते हैं कई बार, पर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।